नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे विकास के तंत्र लैमार्क से आधुनिक संश्लेषण तक, द मैकेनिज्म्स ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम लैमार्क टू द मॉडर्न सिंथेसिस। और ये चर्चा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि विकास या इवोल्यूशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि जीवन बदलता है, बल्कि असल में ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, इस पूरी मशीनरी को समझना है हमें आज। और इस मशीनरी की कहानी में ना एक बहुत ही अजीब सा ऐतिहासिक किस्सा है। मतलब जीव विज्ञान के इतिहास में डार्विन का नाम सबसे ऊपर आता है ना? हाँ, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल। तो डार्विन ने एक बार अपने एक दोस्त को खत में लिखा था कि जब भी वो मोर के पंखों को देखते हैं तो उन्हें सच में शारीरिक रूप से उल्टी आने जैसा महसूस होता है। अरे बाप रे! हाँ, ये सच में एक बहुत ही अजीब तथ्य है। मतलब डार्विन, जिन्होंने प्रकृति की इतनी गहरी स्टडी की, वो एक खूबसूरत पक्षी को देखकर इतने परेशान क्यों हो जाते थे? वही तो इस रहस्य का जवाब हमें आज की इस डीप डाइव के अंत तक मिल जाएगा। हमारा आज का जो मेन लक्ष्य है वो लामार्क के शुरुआती विचारों से लेकर डार्विन के संघर्ष के गणित और जो हमारी आधुनिक अनुमानशिकी है उस तक के सफर को डिकोड करना है। तो चलिए फिर इस पहेली के सबसे पहले टुकड़े से शुरुआत करते हैं। डार्विन के आने से बहुत पहले ही, मतलब 19वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये तो लगने लगा था कि जीवन बदल रहा है। हाँ, बदलाव तो दिख रहा था उन्हें। लेकिन वो बदलाव हो कैसे रहा है ये कोई नहीं समझा पा रहा था। फिर 1809 में जीन बैप्टिस्ट लैमार्क आते हैं। उन्होंने अपनी एक किताब निकाली, फिलॉसफी ज़ूलॉजिक। बिल्कुल, और यही वो किताब थी जिसने विकास का पहला एक प्रॉपर सुसंगत सिद्धांत दुनिया को दिया। हाँ, तो अगर मैं लैमार्क के सिद्धांत को आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आती है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज जिम जाता है, खूब भारी वजन उठाता है और एकदम शानदार बॉडी बना लेता है। तो क्या लैमार्क के हिसाब से उसका बच्चा जन्म से ही मस्कुलर पैदा होगा? अगर आप 1809 के लैमार्क से पूछते तो उनका जवाब होता हाँ, बिल्कुल। सच में? हाँ, देखिए, लैमार्क का जो सिद्धांत था वो इसी बुनियाद पर टिका था। उन्होंने 4 मुख्य बातें कही थी। सबसे पहले उन्होंने एक वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति की बात की। जीवन शक्ति मतलब कोई जादुई चीज? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उनका मानना था कि हर जीव के अंदर एक आंतरिक प्रेरणा होती है जो उसे लगातार और ज्यादा जटिल और बेहतर बनने के लिए अंदर से पुश करती है। अच्छा, तो जीव खुद बेहतर होना चाहता है, लेकिन ये दिशा कौन तय करता है? मतलब वो किस तरह से बेहतर होगा? यहीं पर उनका दूसरा पॉइंट आता है, पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण सीधे जीव को नहीं बदलता, बल्कि जब पर्यावरण बदलता है तो वो जीव के लिए नई आवश्यकताएं पैदा करता है। नई जरूरतें, जैसे अगर मौसम अचानक ठंडा हो जाए तो शरीर को गर्मी की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। और इन नई जरूरतों को पूरा करने के लिए जीव क्या करता है? वो अपने कुछ अंगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है और कुछ का कम। अच्छा, इसे ही अंगों का उपयोग और अनुपयोग या यूज एंड डिसयूज कहते हैं। एकदम सही। जिस अंग का आप लगातार उपयोग करेंगे वो विकसित होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, और जिसका इस्तेमाल छोड़ देंगे वो धीरे धीरे अवशेषी या वेस्टिजल हो जाएगा। और इसका सबसे अहम, मतलब जिम वाली बात यही फिट होती है। हाँ, और इसका जो चौथा और सबसे अहम हिस्सा था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मतलब जीवन भर में आपने जो भी लक्षण हासिल किए हैं, जैसे जिम जाकर बनाई गई मांसपेशियां, वो सीधे आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो जिराफ वाला है ना? बिल्कुल। लैमार्क के हिसाब से पर्यावरण बदला, नीचे की घास खत्म हो गई। तो जिराफ के पूर्वजों को ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने की जरूरत महसूस हुई। हाँ, और इस नई जरूरत ने एक आदत बनाई। उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर खींचना शुरू किया। और वो गर्दन खींचने की वजह से उनके जीवन काल में ही उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। हाँ, और फिर वो लंबी गर्दन वाला लक्षण उनके बच्चों में चला गया। फिर बच्चों ने और खींचा तो वो लक्षण उनके बच्चों में गया, और ऐसे करते करते आज का जिराफ बन गया। सुनने में तो ये कहानी बड़ी लॉजिकल लगती है। मतलब एक सीधा कॉज और इफेक्ट दिख रहा है। लगती तो है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ दिखती है। क्या? अगर उपार्जित लक्षण सच में वंशागत होते हैं तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव भी तो बच्चों में जाना चाहिए ना? हाँ, लॉजिक तो ये जाता है। मतलब अगर किसी इंसान की एक्सीडेंट में उंगली कट जाए
तो लैमार्क के हिसाब से तो उसके बच्चे की भी एक उंगली कम होनी चाहिए ना, या किसी लोहार के बच्चे के हाथ जन्म से ही हथौड़ा मारने वाले होने चाहिए, पर असल में तो ऐसा होता नहीं है। और यही वो सवाल था जिसने पूरे विज्ञान जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान में सिर्फ कहानी अच्छी होने से काम नहीं चलता, आपको सबूत चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो ऑगस्ट विस्मैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि चलो लैमार्क के सिद्धांत को टेस्ट करते हैं। उन्होंने चूहों का एक जोड़ा लिया और उनकी पूंछ काट दी। देखने के लिए कि बच्चे बिना पूंछ के पैदा होते हैं या नहीं। एग्जैक्टली। पर जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी पूंछ बिल्कुल नॉर्मल और लंबी थी। तो विजमैन ने क्या किया, हार मान ली? नहीं, उन्होंने उन बच्चों की पूंछ भी काट दी। और ऐसा उन्होंने एक दो बार नहीं, लगातार 20 पीढ़ियों तक किया। अरे बाप रे, 20 पीढ़ियां तक? हाँ, और हर बार हर नई पीढ़ी पूरी पूंछ के साथ ही पैदा हुई। इससे विस्मैन ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया जो आज भी लागू है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। अच्छा। एक होती हैं दैहिक कोशिकाएं, यानी सोमैटिक सेल्स, जो हमारे हाथ, पैर, पूंछ ये सब बनाती हैं। और दूसरी होती हैं जनन कोशिकाएं या जर्म सेल्स, जो सिर्फ स्पर्म या एग बनाती हैं। मैं समझ रहा हूं। तो मतलब अगर मेरी उंगली कटती है या मैं जिम में बॉडी बनाता हूं, तो वो बदलाव सिर्फ मेरी सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। बिल्कुल। वो बदलाव आपके जर्म सेल्स के डीएनए तक कभी पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता। तो क्या इसके बाद लैमार्क की थ्योरी को एकदम कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया? देखिए, मुख्य रूप से तो इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन विज्ञान में कभी भी कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आज के समय में एक नया फील्ड आया है, एपिजेनेटिक्स। अच्छा, जिसे शायद नव लैमार्कवाद भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि पर्यावरण हमारे डीएनए के कोड को तो नहीं बदल सकता, लेकिन वो डीएनए को एक्सप्रेस करने के तरीके को बदल सकता है। मतलब किताब के अंदर जो शब्द लिखे हैं वो वही रहेंगे, पर कौन सा पन्ना पढ़ा जाएगा और कौन सा नहीं, ये पर्यावरण तय कर सकता है। इसे डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। ओहो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या भूखमरी आपके डीएनए पर कुछ केमिकल टैग लगा सकती है, और कई बार ये टैग अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो लैमार्क पूरी तरह गलत भी नहीं थे। जिराफ ने गर्दन खींचकर डीएनए नहीं बदला, लेकिन पर्यावरण का एक सूक्ष्म प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर लैमार्क का मेन मैकेनिज्म गलत था, तो विकास की इस गाड़ी को चलाने वाला असली इंजन क्या था? यहां पर एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की। 1859 में उनकी किताब आई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। हाँ, और डार्विन ने लैमार्क की तरह किसी जादुई आंतरिक प्रेरणा की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि विकास कोई इच्छा से नहीं होता, ये शुद्ध रूप से प्रकृति का क्रूर गणित है। डार्विन का जो नजरिया था ना, वो सच में डरावना और यथार्थवादी था। डार्विनवाद के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है अत्यधिक उत्पादन या ओवर प्रोडक्शन। हाँ, उन्होंने देखा कि हर जीव अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करता है। मतलब एक मछली लाखों अंडे दे रही है, एक पेड़ हजारों बीज गिरा रहा है, अगर ये सारे बच गए तो पूरी पृथ्वी कुछ ही सालों में भर जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल रहा है। म्यूजिकल चेयर्स? हाँ, जैसे उस गेम में बच्चे 10 होते हैं और कुर्सियां सिर्फ 9 होती हैं, तो जब गाना रुकता है तो किसी एक को तो बाहर होना ही है। प्रकृति में भी खाना, पानी, जगह, ये सब वो कुर्सियां हैं जो लिमिटेड हैं, और पैदा होने वाले जीव बहुत सारे हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और इसी कुर्सियों की कमी की वजह से डार्विन का दूसरा सिद्धांत आता है, जीवन संघर्ष या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीवित रहने की लड़ाई। हाँ, जीवों को कुर्सियों के लिए लड़ना पड़ता है, और डार्विन ने बताया कि ये लड़ाई 3 अलग-अलग युद्ध क्षेत्रों में लड़ी जाती है। जब भी मैं संघर्ष सोचता हूं तो मुझे वो नेशनल ज्योग्राफिक वाला सीन याद आता है, जहां एक शेर ज़ेब्रा के पीछे भाग रहा है। हाँ, उसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक, 2 अलग प्रजातियों के बीच की लड़ाई। पर क्या आपको लगता है कि ये सबसे खतरनाक लड़ाई है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। सबसे भयंकर लड़ाई होती है अंतःजातीय संघर्ष, इंट्रास्पेसिफिक, मतलब एक ही प्रजाति के 2 जीवों के बीच। अच्छा, अपनों के बीच की लड़ाई। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जरूरतें 100% एक जैसी होती हैं। एक शेर और लकड़बग्घे को अलग अलग जगह रहना हो सकता है, लेकिन 2 शेरों को एक ही इलाका चाहिए, वही शिकार चाहिए, और सबसे जरूरी, मेटिंग के लिए एक ही साथी चाहिए। सही बात है। जब कुछ एक ही चाहिए तो लड़ाई तो खूंखार होगी। और तीसरा युद्ध क्षेत्र है पर्यावरणीय संघर्ष। मतलब प्रकृति खुद,
सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कोई बीमारी फैल गई। अगर कोई जानवर अपनी प्रजाति में सबसे तेज भी है लेकिन सूखे में बिना पानी के नहीं रह सकता तो वो हार जाएगा। एग्जैक्टली। अब इस भयानक लड़ाई में जीतेगा कौन? यहीं पर डार्विन के तीसरे और चौथे पॉइंट आते हैं, भिन्नता और योग्यतम की उत्तरजीविता। वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, डार्विन ने कहा कि एक ही माता पिता के सभी बच्चे एकदम सेम नहीं होते। उनमें जन्म से ही कुछ वंशागत अंतर होते हैं। कोई थोड़ा तेज है, किसी का रंग अलग है। तो प्रकृति किसी जीव को अपनी जरूरत के हिसाब से बनाती नहीं है, जैसे लामार्क ने सोचा था। नहीं, प्रकृति बस उन पहले से मौजूद अंतरों या वेरिएशंस में से चुनती है। जो जीव उस माहौल के हिसाब से सबसे फिट होता है वो बच जाता है और अपने लक्षण बच्चों को दे देता है। यही तो नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन एक सवाल है, क्या प्राकृतिक चयन हमेशा जीव को बस बड़ा या तेजी बनाता है, या ये किसी और दिशा में भी जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। नेचुरल सिलेक्शन असल में आबादी को 3 अलग-अलग दिशाओं में धकेलता है। पहली दिशा है स्थिरकारी चयन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें प्रकृति दोनों एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट कर देती है और बीच वाले औसत लक्षण को चुनती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इंसानों में जन्म के समय बच्चे का वजन। अच्छा, कैसे? अगर बच्चे का वजन बहुत कम है तो वो कमजोर होगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर वजन बहुत ज्यादा है तो जन्म के समय माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। तो प्रकृति ने हजारों सालों में एक औसत वजन को स्टेबलाइज कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन अगर पर्यावरण अचानक बदल जाए तो तब औसत काम करेगा? नहीं, तब आता है दिशात्मक चयन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें प्रकृति एक एक्सट्रीम लक्षण को सपोर्ट करने लगती है, जैसे औद्योगिक क्रांति के टाइम इंग्लैंड के पतंगों का उदाहरण। हाँ, वो पेपर मॉथ्स वाला। क्रांति से पहले पेड़ों पर काई होती थी, तो सफेद पतंगे आसानी से छिप जाते थे और काले वाले पकड़े जाते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर जब कारखानों का धुआं आया, पेड़ काले हो गए, तो अचानक सफेद पतंगे शिकारियों को दिखने लगे और काले वाले छिपने लगे। प्रकृति ने तुरंत एक नई दिशा चुन ली। एकदम सही। और तीसरी और सबसे दिलचस्प दिशा है विघटनकारी चयन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें प्रकृति बीच वाले या औसत को ही खत्म कर देती है और दोनों एक्सट्रीम्स को चुन लेती है। ये कैसे हो सकता है कि बीच वाला मारा जाए? सोचिए, एक आइलैंड है जहां बस 2 तरह के बीज मिलते हैं, या तो बहुत बड़े और सख्त या फिर दरारों में छिपे बहुत छोटे बीज। अच्छा। अब वहां जो पक्षी हैं जिनकी चोंच बहुत बड़ी है वो बड़े बीज खा लेंगे, जिनकी बहुत छोटी है वो दरार से निकाल लेंगे। लेकिन जो बेचारी मीडियम चोंच वाली चिड़िया है वो ना बड़े बीज तोड़ पाएगी ना दरार से निकाल पाएगी। तो वो भूखी मर जाएगी। और आबादी 2 एक्सट्रीम ग्रुप्स में बढ़ जाएगी। और समय के साथ ये दोनों ग्रुप्स इतने अलग हो सकते हैं कि वो नई प्रजातियां ही बन जाएं, जिसे हम स्पीसिएशन कहते हैं। डार्विन की ये थ्योरी सच में कमाल की थी, लेकिन डार्विन के पास एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस था ना। हाँ, बिल्कुल था। उन्हें ये तो पता था कि भिन्नताएं होती हैं और प्रकृति उन्हें चुनती है, लेकिन ये भिन्नताएं आती कहाँ से हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती कैसे हैं, ये डार्विन को बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि तब तक डीएनए या जीन्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, आनुवंशिकी के नियमों से। एग्जैक्टली। और जब 20वीं सदी में डार्विन के प्राकृतिक चयन और मेंडल की आनुवंशिकी को आपस में मिलाया गया तो विज्ञान में एक धमाका हुआ। इसे ही आधुनिक संश्लेषण या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। नव डार्विनवाद भी इसी को कहते हैं ना। हाँ, और इसने विकास की एक नई परिभाषा दी। इसके हिसाब से विकास का मतलब है समय के साथ आबादी के जीन पूल में एलील आवृत्ति यानी एलील फ्रीक्वेंसी का बदलना। ये एलील फ्रीक्वेंसी थोड़ा भारी शब्द है, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए जीन जो है वो आइसक्रीम की एक कैटेगरी है और एलील उस आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर हैं, जैसे वनीला या चॉकलेट। बहुत बढ़िया। तो एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक आबादी में कितने लोगों के पास वनीला वाला लक्षण है और कितनों के पास चॉकलेट वाला। अगर समय के साथ वनीला कम हो रहा है और चॉकलेट बढ़ रहा है तो यही विकास है। एकदम सही समझाया आपने। और इस फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, मतलब एकदम नया फ्लेवर आ जाना। हाँ, डीएनए कॉपी होते टाइम जो रैंडम गलतियां होती हैं वही तो नई भिन्नताओं का कच्चा माल है। दूसरा पिलर है जीन फ्लो।
जब कुछ जीव एक आबादी से दूसरी आबादी में जाते हैं तो अपने जीन्स भी साथ ले जाते हैं। माइग्रेशन की वजह से। और तीसरा पिलर मुझे हमेशा बहुत हैरान करता है, आनुवंशिक बहाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले रूल को पलट देता है। इसमें कौन बचेगा और कौन मरेगा ये फिटनेस पे डिपेंड नहीं करता, ये बस किस्मत का खेल है। बिल्कुल सही। मान लीजिए जंगल में आग लग गई। अब संयोग से जहां आग लगी वहां सारे हरे कीड़े बैठे थे और भूरे वाले दूर थे। तो हरे कीड़े इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत टाइम पर गलत जगह थे। एग्जैक्टली। ये प्योर लक है और विकास में किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। और जो चौथा पिलर है वो तो प्राकृतिक चयन है ही, जिसकी हमने अभी बात की। तो अब जब हम प्राकृतिक चयन और उत्तरजीविता को इतना समझ चुके हैं तो चलिए शो की शुरुआत वाली बात पर वापस चलते हैं। डार्विन मोर को देखकर बीमार क्यों महसूस करते थे? हाँ, वो पहेली। मतलब प्राकृतिक चयन कहता है कि पर्यावरण में छिपना और बचना सबसे जरूरी है, लेकिन मोर के इतने बड़े, चमकीले और भारी पंख तो उसे उड़ने भी नहीं देते और शिकारियों को दूर से बता देते हैं कि मैं यहां हूं, मुझे खा लो। तो प्रकृति ने इस नुकसानदेह लक्षण को कैसे चुना? इसी विरोधाभास ने डार्विन की नींद उड़ाई थी और इसी चक्कर में उन्होंने एक नया सिद्धांत खोजा, यौन चयन या सेक्सुअल सिलेक्शन। अच्छा, डार्विन समझ गए थे कि विकास का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। अगर कोई जीव 1000 साल तक जिंदा रहे लेकिन उसके कोई बच्चे ना हो तो उसका विकासवादी स्कोर तो 0 ही है ना। तो प्राकृतिक चयन सर्वाइवल की बात करता है और यौन चयन मेटिंग या प्रजनन की सफलता की। एग्जैक्टली। मोर के पंख भले ही उसके जिंदा रहने के चांस कम कर दें, लेकिन वो मादा मोर को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि उसे मेटिंग का मौका मिल जाता है। एक मादा मोर उसी नर को चुनती है जिसके पंख सबसे शानदार हों। इसे अंतर यौन या इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब मादा चुन रही है। हाँ, और वो भारी पंख एक तरह का विज्ञापन है कि देखो, इतना भारी बोझ लेकर भी मैं जिंदा हूं, मतलब मेरे जीन्स बहुत मजबूत हैं। अरे वाह। और इसी वजह से नर और मादा अलग दिखते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है ना, अंतःयौन चयन। हाँ, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। इसमें मादा नहीं चुनती बल्कि 2 नर आपस में लड़ते हैं, जैसे हिरण अपने सींगों से लड़ते हैं, और जो जीतता है उसे मेटिंग का हक मिलता है। तो प्रकृति में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, अपनी जीन्स को आगे बढ़ाने की होड़ भी है। लेकिन क्या पृथ्वी पर सिर्फ प्रकृति ही सिलेक्शन कर रही है? हम इंसान भी तो हैं। 100% हम भी इवोल्यूशनरी ड्राइवर हैं। और जब इंसान सिलेक्शन करता है तो उसे कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। तो जो हम कुत्तों की ब्रीडिंग करते हैं वो इसी में आता है? हाँ, वो व्यवस्थित चयन या मेथडिकल सिलेक्शन है। हमने जंगली भेड़ियों को पालतू बनाया और अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें पग या ग्रेट डेन में बदल दिया। लेकिन हमारे जो नोट्स हैं उसमें अनजाने में चयन का भी जिक्र है, वो क्या है? ये तब हुआ जब पुराने जमाने में खेती शुरू हुई। किसानों को जेनेटिक्स तो नहीं पता था, पर वो हमेशा सबसे बड़े दाने वाले बीज बचा लेते थे अगले साल बोने के लिए। और जो गाय ज्यादा दूध देती थी उसे रखते थे, आक्रामक जानवरों को मार देते थे। बिल्कुल। और अनजाने में ही सदियों के इस काम ने जंगली घास को आज के गेहूं में और जंगली जानवरों को पालतू मवेशियों में बदल दिया। कोई विद्यार्थी CSIR नेट जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस पूरी चर्चा का जो एक फाइनल नैदानिक मैट्रिक्स है वो क्या होगा? परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है दोनों का अंतर समझना। लामार्क मानते थे कि बदलाव की प्रेरणा जीव के अंदर से आती है और पर्यावरण नई भिन्नताएं पैदा करता है, जबकि डार्विन के हिसाब से भिन्नताएं हमेशा पहले से मौजूद होती हैं, प्रकृति सिर्फ उन्हें चुनती है। एकदम सही। और दूसरी बात, लामार्क ने जीवन में कमाए हुए उपार्जित लक्षणों की बात की, जबकि डार्विनवाद पूरी तरह से DNA वाले आनुवंशिक लक्षणों पर टिका है। और कुछ मास्टर इनसाइट्स भी है हमारे पास। हाँ, पहला इंसाइट, प्रकृति हमेशा फिनोटाइप या बाहरी रूप पर काम करती है, जबकि विकास अंदर जीनोटाइप में होता है। मतलब प्रकृति DNA नहीं पढ़ सकती, वो बस बाहर से देखती है कि जीव फिट है या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा इंसाइट, विकासवादी फिटनेस का बस एक ही मतलब है, प्रजनन सफलता। अगर संतान में ही तो फिटनेस 0। और ये सब हवाई बातें नहीं है, ये सारे फैक्ट्स फुट्यूमा, रिडली, मेयर की किताबों और NCERT पर बेस्ड हैं। सच में आज तो विकास को देखने का नजरिया ही बदल गया। और शो खत्म करने से पहले मैं विद्यार्थियों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हम इंसान आधुनिक चिकित्सा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए डार्विन के उस संघर्ष को बदल रहे हैं।
जो बच्चे शायद प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारी मेडिसिन उन्हें बचा रही है। हाँ, तो क्या इंसान अब प्राकृतिक चयन के चक्र से पूरी तरह बाहर निकल गया है या हमने बस खेल के नियम बदल दिए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।